है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CCL प्रोडक्ट्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जब भी हम CCL का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोल का नाम आता है, लेकिन आज जिस CCL का हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं वो कोल नहीं कॉफ़ी बेचता है। तो चलिए शुरू करते हैं CCL के फंडामेंटल एनालिसिस से। CCL का अगर बात करें तो हम बेसिकली 4 पॉइंट पे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं: हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1961 में। शुरुआत में ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस बेचने का ही काम करते थे। शुरुआत में कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से चल भी रहा था, लेकिन 1990s तक आते आते कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये लगने लगा कि ये इस बिजनेस से अच्छा पैसा नहीं बना रहे। इसीलिए उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस डिवीजन था उसको हटा के कॉफ़ी बिजनेस में इंटर किया। 1993 में कॉफ़ी बिजनेस में इंटर करते ही उन्होंने ब्राज़ीलियन टेक्नोलॉजी को लाके इंस्टेंट कॉफ़ी बनाना शुरू किया। ठीक 2 सालों में ही इन्होंने अपना जो इक्विटी डाइल्यूशन कर दिया कॉफ़ी बिजनेस का, और जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनको भी उसमें शेयरधारक बनाया। कंपनी शुरुआत से ही कॉफ़ी को प्रोसेस करके बल्क में बेचने का काम कर रही थी, तो मैनेजमेंट को लगा कि क्यों ना बल्क में बेचने से बेटर रिटेल मार्केट में इंटर किया जाए। और 1997 में कंपनी ने प्लेन वेनिला प्रोडक्ट के नाम पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो एक टोटल फेल्यूर साबित हुआ। ठीक 10 सालों बाद कंपनी फिर से रिटेल मार्केट में इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ जेबोती लेबोरेटरीज। उनके साथ उनका जॉइंट वेंचर होता है 2007 में, और इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए उन्होंने एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च किया था सी स्पेशल, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से चला। और इसके बाद कंपनी ने 2 अदर प्रोडक्ट लॉन्च किया, सी प्रीमियम और सी सुप्रीम, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में अभी हमको दिख रहा है कि चल रहा है। 2003 में कंपनी ने अपना जो 3 स्टॉक एक्सचेंजेस था उससे अपना डीलिस्टिंग कर लिया, मद्रास, कलकत्ता और हैदराबाद। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी आसान है और कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू प्रोसेस करके आता है, और कुछ रेवेन्यू कंपनी रिटेल स्टोर में अपना प्रोडक्ट बेच के लाता है। अगर इसे अच्छे तरीके से समझे तो पूरे वर्ल्ड में 2 तरीके का ही कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है, रोबुस्टा एंड अराबिका। वर्ल्ड का 41% कॉफ़ी अकेले ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है और 22% कॉफ़ी वियतनाम प्रोड्यूस करता है, और जो वियतनाम प्रोड्यूस करता है वो रोबुस्टा होता है, जिसका प्राइस मोस्टली स्टैग्नेट रहता है क्योंकि उसमें पेस्ट लगने का चांसेस कम होता है एज कम्पेयर टू अराबिका। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वियतनाम में सेटअप होने की वजह से कंपनी को आसानी से रॉ मटेरियल वियतनाम से ही मिल जाता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 जगह सेटअप है, एक इंडिया, दूसरा वियतनाम और तीसरा स्विट्जरलैंड में। वियतनाम में होने का फायदा उनको बहुत सारा होता है। सबसे पहला उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, दूसरा उनको इंपोर्ट ड्यूटी बच जाता है, चौथा मोस्ट फेवर्ड नेशन वियतनाम होने की वजह से उनको बहुत सारा जगह आसानी से ट्रेड का ऑफर मिल जाता है, और चौथा ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कंपनी है जो चारों तरीके का कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। और स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का फायदा इनको ये होता है कि ये आराम से यूरोपियन नेशंस को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इनका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का कंजम्पशन यूएस और यूरोप में ही होता है। इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन यूएस से 30% और यूरोप से 30% के आसपास लगभग आता है, और इंडिया से केवल 10% के आसपास आता है। अगर पूरे बिजनेस मॉडल को एक लाइन में समझे तो कंपनी को रॉ मटेरियल वियतनाम से मिलता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन होने की वजह से ये बहुत सारे कंट्रीज को आसानी से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और साथ ही साथ इनका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएस और यूरोप से होता है। तो ये हम बोल सकते हैं ओवरऑल बिजनेस मॉडल एक लाइन में CCL का। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 30% से बढ़ के 46% हो गया, जो कि दर्शाता है कि मैनेजमेंट को कंपनी में भरोसा, जिसकी वजह से वो अपना शेयर होल्डिंग को इंक्रीज की है। फिर हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन कंपनी का काफी हाई है। ओवरऑल प्रॉफिट का लगभग 10% के आसपास कंपनी अपना रेम्यूनरेशन में खर्च कर रहा है, जो मुझे काफी हाई नंबर लगता है। अब बात करते हैं कंपनी का सक्सेशन प्लान के बारे में। तो कंपनी अभी चला रहे हैं राजेंद्र प्रसाद छाला। इनके बाद कंपनी चलाने वाले छाला श्रेष्ठा, जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भी है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन काफी स्मूथ लगता है और कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांसेस नहीं लगता है। अगर बात किया जाए केसेस या स्कैम का, तो मुझे कुछ खास केसेस गूगल में करने से नहीं मिला। अगर आपको कोई केसेस कंपनी के बारे में मिलता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में उसे पोस्ट कर दें, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के प्रोस्पेक्टिव में समझे तो कंपनी का डेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कंपनी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। अगर हम डेट टू इक्विटी देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। अगर कंपटीशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो पता चलता है कि इसमें नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 5 से कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बाहर से आने वाला नहीं है। अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में अगर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 5 से ज़्यादा होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और यहाँ 2 से कम है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि कंपटीशन अंदाजी इस कंपनी में नहीं आने वाला, इस तरीके की कंपनी में नहीं आने वाला। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हेल्दी और हाई है, लगभग 15% से ऊपर हमेशा से रहा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% के आसपास है, जो दिखाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है।
अब हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी का। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी पिछला 10 साल में काफ़ी रैपिडली डिक्रीज़ किया है। इससे पहले हम बात किए थे डेट का, जो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ किया था, बट कंपनी अपना सरप्लस ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ करने की वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी डिक्रीज़ हो गया और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, जिसकी वजह से हमको यहाँ डेट टू इक्विटी डिक्रीज़ होता दिख रहा है। अगर बात किया जाए कैश फ्लो का, तो कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने पिछले 10 सालों में लगभग 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 900 करोड़ गया है इन्वेस्टिंग में और लगभग 100 करोड़ के आसपास डेट रिपेमेंट और डिविडेंड पेमेंट में गया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अग्रेसिवली ग्रो करने का कोशिश नहीं कर रहा है। अगर कैश फ्लो को ठीक से समझे तो कंपनी पिछला 10 सालों में पैट से प्रॉफिट कमाया है लगभग 1149 करोड़ और उसमें से कंपनी का हाथ में पैसा आया है लगभग 1100 करोड़ के आसपास। मतलब लगभग पैसा कंपनी के हाथ में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है, थोड़ा सा कुछ टर्म्स को छोड़ दिया जाए तो। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का। अगर वैल्यूएशन का बात करें तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टर्म हो जाता है। अगर पीई के पर्सपेक्टिव से समझे तो इस साल का कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 180 करोड़। अगर इसको हम 15 का मल्टीपल दे तो 21,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप होगा और अगर 20 का दे तो लगभग 3600 करोड़ के आसपास होगा। तो इससे देख के पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 2000 से 3000 के आसपास रहे तो काफ़ी बढ़िया होता खरीदने के पर्सपेक्टिव से। और अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से बात करें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो लगभग है 100 करोड़ और अगर 100 करोड़ के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाए तो लगभग होता है 3000 करोड़ के आसपास, 2500 टू 3000 करोड़। और अभी अगर हम इसका मार्केट कैप का बात करें तो ये ट्रेड हो रहा है अभी लगभग 54-5500 करोड़ के आसपास, जिससे पता चलता है कि ये लगभग अपने 2 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस सीसीएल प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है या आपका कोई दोस्त है जो इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं जानता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये कोर्स मैंने क्रिएट किया है, उसमें आप जाके इनरोल करें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट भी क्रिएट किया, आप वहाँ जाके भी बहुत कुछ इन्वेस्टिंग रिलेटेड सीख सकते हैं। धन्यवाद।